बल्क मॉड्यूलस हो गया था। शेयर मॉड्यूलस की बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, आप ना सोचो, अगर आप इस एरिया, ये जो एरिया है ना, एरिया, इसके अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, ऐसे या ऐसे, तो क्या होगा बेटा, अगर सोचो इसकी लेंथ होती तो इसकी लेंथ या तो घट जाती या बढ़ जाती। पर अगर आप फोर्स ऐसे पैरेलल टू सरफेस लगाओगे तो क्या होगा बताओ, इसकी शेप बिगड़ेगी, शेप। आप एक काम करो, इस चीज को लेकर के ना दोनों ऐसे पकड़ लो और यूं करो, यूं यूं, क्या होगा, उसकी शेप बिगड़ जाएगी। जैसे किताब होती है, किताब को आप पकड़ के यूं करके ना यूं बिचकाओ, यूं, तो क्या होगा, उसकी लेंथ कम होगी, चाहिए ना, जो लेंथ हो ऐसे वो कम हो जाएगी। पर अगर आप इसको ऐसे करोगे तो क्या होगा, पैरेलल टू सरफेस फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, शेप बिगड़ेगी, शेप के बिगड़ता है जब तो बात करते हैं बेटा शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो आप ये देखिए, नीचे हमने क्या करा, नीचे हमने इसको चिपका दिया, ये ब्लॉक मान लो, इसको हमने चिपका दिया यहां पर, तो नीचे से तो ये मूव नहीं कर सकता। तो आप क्या करो, ऐसे पैरेलल टू सरफेस फोर्स लगाओ, सरफेस है ना ये जिसकी, आप कैसे फोर्स लगा रहे हो, पैरेलल टू सरफेस फोर्स लगाओगे तो क्या होगा बताओ, ये वाला जो कोना है ना, इसका कोना थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। तो मैं ये नहीं बनाता ताकि आपको कोई डाउट नहीं बने, कोना थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा और ये कुछ ऐसा टिल्टेड सा हो जाएगा, सही है क्या। तो बेटा यहां ना एक एंगल बना, यहां एक एंगल बना जो कि बहुत ही छोटा एंगल होगा। अब ये ना हाइट है h, ये है हाइट h, और लेटस से ये कोना आगे खिसक गया x, तो मुझे बताओ यहां से tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन h, और क्योंकि एंगल स्मॉल है तो आप इसे थीटा भी बोल सकते हो, x बाय h। इसी को बेटा अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं शियर स्ट्रेन। यहां जो स्ट्रेन होता है ना, कैसे डिफाइन किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ थीटा, और वो कितना होता है x बाय h, कितना ये खिसका अपॉन कितना इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है, सही है। तो बताओ अब शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा, ईटा इज इक्वल्स टू, बताओ, shear stress अपॉन shear strain, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स अपॉन एरिया, और ये कौन सा वाला फोर्स है, हमेशा पैरेलल वाला, अपॉन एरिया, ये F पैरेलल है, अपॉन एरिया अपॉन थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा आपका x अपॉन h, सही है। थोड़ा सा अजीब सा ये देख लीजिए, क्वेश्चन करें, लिखो। जहां तुमने बल्क मॉड्यूलस पढ़ा था ना, वहां एक फैक्टर और लिख लेना, एक टर्म और होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, इससे पहले जो बल्क मॉड्यूलस पढ़ा था उसको बोलेंगे K, और K जो होता है ना कंप्रेसिबिलिटी होता है बेटा 1 बाय बल्क मॉड्यूलस, दैट्स इट, सही है। अगर कहीं कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या करना है आपको, सिर्फ बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। लिखे, a submarine dive 10 kilometer deep the sea. A submarine dive 10 kilometer deep the sea. Find bulk modulus so that only 2% change in volume is required. So that only 2% change in volume is required
ठीक है। तो बेटा आपके लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं जो फ्लूइड्स का होता है, शायद आपको पता हो नहीं हो। अगर ये मान लेते हैं हमारे पास पानी यहां तक भरा हुआ है, तो यहां प्रेशर होता है पी नॉट हवा में, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है हाइट के साथ। कितना प्रेशर हो जाता है, अगर यहां बात करूं मैं, तो यहां कितना प्रेशर हो जाएगा बताओ? यहां कितना प्रेशर लिखा जाएगा? प्रेशर लिखा जाएगा सर, पी नॉट तो यहां तक ही था बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, प्लस इस पानी के वेट के कारण आएगा कुछ, तो वो आता है रो जी एच। आपको एमजीएच वाला टर्म याद है पोटेंशियल एनर्जी का? बस एम की जगह आप रो कर लो, रो जी एच। रो डेंसिटी का ये पानी है, रो जी एच, सही है। तो मुझे बताओ डेल्टा पी कितना हो जाएगा? यहां कितना प्रेशर बढ़ा? ऑलरेडी पी नॉट तो होता ही है ना, कितना बड़ा? रो जी एच। और रो पानी का कितना होता है भाई? रो ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये सीजीएस यूनिट में होता है, सॉरी एसआई यूनिट में, और सीजीएस यूनिट में होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको 9th क्लास में बताते हैं, तो आप ये यूज करिएगा ऐसा यूनिट में, करिए, ट्राई करें। देखें बल्क मॉडुलस क्या होता है सर? डेल्टा पी ऑन डेल्टा वी बाई वी। और यह माइनस क्यों लगाते हैं? ताकि हम इसे पॉजिटिव रख सके। पर अगर आप खुद से ही ध्यान रखते हो कि ये पॉजिटिव रहे तो माइनस मत लगाओ, सही है। डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 दे रखा है आपको, 2%। डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा? 2/100। और डेल्टा पी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रो जी एच, रो जी एच। कर लेते हैं सॉल्व। रो जी एच कितना हो जाएगा? रो है 1000, जी है 10, एच है 10 किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2/100। 2/100 एक और ऊपर 100 चला गया, कितना हो जाएगा ये? 10 की पावर कितनी हो रही है? अच्छा इसको 10/2 को तो 5 कर दो आप, 5 इंटू 10⁻³, 4 7 to 9, 9 यूनिट क्या होगी? न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। यह है आपका बल्क मॉडुलस जो आपसे पूछा गया। अगर आपसे पूछ लेते कंप्रेसिबिलिटी, तो आप क्या करते हैं आंसर? 1/b। ये कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 10⁻9। यूनिट भी क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर बाय न्यूटन, उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5 कितना होता है? 0.2 इंटू 10⁻⁻9। सही है। चाहो तो 2 इंटू 10⁻⁻10 कर सकते हो। सही है भैया। अबे यार, चलो भाई डेल्टा एल निकालो। क्वेश्चन
कैसे करेंगे अपन इसको? ये जो हमारा थ्रेड है इसको क्या मान लेंगे अपन? स्प्रिंग मान लेंगे, स्प्रिंग। सही है। क्या फॉर्मूला होता है? F इज टू के एक्स, और K कितना होता है हमारे लिए? K होता है वाई ए बाई एल, और X क्या होता था? डेल्टा एल। और ये वो फोर्स था जो कि इलोंगेशन करता है। या कौन सा फोर्स इलोंगेशन करेगा बताओ? टेंशन। और mg और टेंशन क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर। क्यों है बेटा ऐसा? क्यों बराबर रहेंगे ये? क्योंकि ये है मासलेस। आप क्या मान रहे हो इसे? मासलेस मान रहे हो, इसलिए पूरी रस्सी में टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम। और कितना रहेगा? mg रहेगा। सही है ना? तो यहां पर पुट कर दीजिए आप, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg। y, ये a क्या होता है बताओ? व्हाट इज a? कौन सा एरिया? तुम बताओ बेटा, कौन सा एरिया है? हाँ, कौन सा एरिया है? ब्लॉक का एरिया। बेटा इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है ये। समझ में आ रही है? ये वायर कितनी मोटी है ना, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ये। बाय लेंथ कितनी है इसकी? एल लेंथ है, तो डेल्टा एल यहां से निकल जाएगा कितना? डेल्टा एल कितना हो जाएगा? mgl अपॉन ए वाई। समझ में आया? अगला क्वेश्चन बनाता हूं यार। तो बेटा यहां फोर्स कौन है जो इलोंगेशन करवा रहा है? टेंशन। ये 2 किलो है, ये 3 किलो है। इसकी भी लेंथ आपको टोटल लेंथ दे रखी है एल, यंग्स मॉडुलस दे रखा है वाई, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है ए। आपको डेल्टा एल बताना है यहां पर कि इस रस्सी के अंदर कितना डेल्टा एल हो जाएगा। बताए भाई डेल्टा एल कितना होगा? तो इसके लिए आपको टेंशन निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला वही याद आता है, पहले F इज टू के एक्स, और फोर्स होगा टेंशन के बराबर, और K क्या होता है? वाई। ए क्या है बेटा? आप जल्दी बोलो। एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस। इस आपको, इसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो रोप इतनी मोटी दिखाई देगी, ये एरिया क्रॉस सेक्शन है इसका। वाई ए बाय, ये एल लेंथ है टोटल, इंटू डेल्टा एल। टेंशन निकालने का क्या तरीका है भाई? हमें याद है फॉर्मूला 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। नहीं तो आप क्या करो, नेट फोर्स से वो एक्सेलरेशन निकालो और फिर टेंशन निकालो किसी के डायग्राम से, वो भी हो सकता है। पर 2 के लिए याद ही रहना चाहिए आपको ऐसे, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। आप इसे याद ही कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 2 3 इंटू 10, 2 प्लस 3 5। कितना हो गया ये? 2 4 4 3 12 12 2 24। यहां पे पुट कर दो 24 इज इक्वल टू वाई ए बाय एल, डेल्टा वाई को लिख दिया डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना हो जाएगा? 24L अपॉन ए वाई। सही है। अब ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या है बेटा? ये है आपके पास A इंटू ए, ठीक है, और ये कुछ भी लेंथ रहने दो इसकी, और आप इसको ऐसे खींच रहे हो ऐसे, तो क्या इसकी लेंथ बढ़ेगी ना? लेंथ बढ़ेगी। तो क्या यहां स्ट्रेस आएगा? स्ट्रेस। अब स्ट्रेस अगर मैं इस एरिया पे पूछता ना, इस एरिया पे, तो आप क्या बोल देते सर? फोर्स अपॉन ए स्क्वायर, फोर्स अपॉन ए इंटू ए। सही है। पर मैं किस एरिया के लिए पूछ रहा हूं? मैं इस एरिया के लिए पूछ रहा हूं जो कि थोड़ा सा इससे टिल्टेड है। समझ रहे हो? ऐसे काट दो आप इसको, ऐसे काट दो चाकू से। इस एरिया के लिए पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं, आप डायग्राम बना लो। फाइंड द स्ट्रेस, फाइंड द स्ट्रेस एट अ प्लेन, at a plane making an angle theta with horizontal।
एज शोन। सिर्फ आपको स्ट्रेस निकालना है, सही है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अब आप देखें ये जो फोर्स है ये इसके परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो आपको परपेंडिकुलर फोर्स निकालना पड़ेगा अपॉन ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, सही है। ट्राई करना बनता है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो एक बार ट्राई करके देख लो, फिर अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा डायग्राम में बेटा फोर्स को इधर ही ले जाए, है ना। अब थोड़ा सा इधर बना लेते हैं ऐसे एरिया को। ये एंगल कितना है, थीटा, और फोर्स कैसे, ऐसे है। तो मुझे बताओ अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो एफ का एक इधर कंपोनेंट आएगा और एक ऐसा आएगा। ये तो हो जाएगा एफ पैरेलल और ये हो जाएगा एफ परपेंडिकुलर, सही है ना। तो एफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, हमें उसमें इंटरेस्टेड है, हमें शेप नहीं बदलनी, हमें तो इसकी लेंथ को बदलना है, सही है। तो कितना हो जाएगा बताओ एफ परपेंडिकुलर, एफ का यहां आएगा कॉस थीटा, यहां आएगा साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो सर स्ट्रेस के अंदर एक तो आता है क्या हमारे पास, और ये कौन से स्ट्रेस की बात कर रहा हूं मैं, लॉन्गिट्यूडनल, इसलिए मैं परपेंडिकुलर ही फोर्स लूंगा। बताओ अगर मैं शियर स्ट्रेस बोलता तो कौन सा लेते, एफ पैरेलल वाला लेते, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या लेंगे बताओ, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। एफ परपेंडिकुलर तो सॉर्टेड है कौन सा, एफ साइन थीटा, अपॉन एरिया की बात करते हैं बेटा। सोचो ये लेंथ कितनी है, ये तो ए ही है ना, ये कितनी हो जाएगी सोचो सर, ये वाली जो है ये है ए, ये कितना है, ये है ए, हमें ये लेंथ चाहिए एल, ये वाली, क्योंकि हमें एल इंटू ए करना है। हमें कितना एरिया चाहिए, एल इंटू ए। देखो ये वाला चाहिए ना यार तुम्हें, तो इसकी ये तो हो गई ए और ये एल है, तो ए और एल में क्या रिलेशन आ जाएगा इस ट्रायंगल से बताओ। यहां से आप साइन थीटा निकालो, कितना आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है यहां से ए बाय एल, एल कितना आ गया यहां से, ए बाय साइन थीटा, सही है। एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू एल। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसे, एफ साइन थीटा अपॉन ए इंटू एल क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, ए अपॉन साइन थीटा, तो ये ए साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कितना हो गया ये, हाँ अपॉन ए स्क्वायर, तो एफ अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वही बेटा उससे भी वही होने वाला है, उससे भी वही आएगा। अगर आपने इस वाले फोर्स को लोगे तो इसका भी यही वाला कंपोनेंट ऐसे ही आएगा, सही है ना। ये मेंशन होना चाहिए कि वी आर फाइंडिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तभी हमने परपेंडिकुलर वाला फोर्स लेंगे, अदरवाइज पैरेलल वाला भी ले सकते थे, सही है। एरिया कैसे निकाला समझ में आपको, है ना, ए स्क्वायर अपॉन साइन थीटा हो गया, एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, ए इंटू एल, एल हो गया ए बाय साइन थीटा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखें, a substance breaks down by a stress of 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसे, आपको पता है एक समय बाद कोई चीज टूट जाती है, क्यों टूटती होगी वो बताओ, क्योंकि आपने जो स्ट्रेस है ना उसे ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा कर दिया, सही है। तो क्या होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। तो बेटा आप स्ट्रेस को कैसे कैसे बढ़ा सकते हो बताओ, बताओ, या तो फोर्स बढ़ा दो या एरिया कम कर दो या दोनों ही कर दो, तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। और अगर आपको स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू से कम रखना है उस फोर्स, उस स्ट्रेस को, क्या करो बेटा, एरिया बढ़ा दो और फोर्स कम रखो, तो आप बचे रहोगे। तो मुझे बताओ पतली रस्सी क्यों टूटती है और मोटी रस्सी क्यों नहीं टूटती है,
क्योंकि उसका एरिया और क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, तो स्ट्रेस उतना हो ही नहीं पाएगा जितना कि ब्रेकिंग स्ट्रेस है। पर हर रस्सी टूटती है, क्यों टूटती है? क्योंकि एक लेवल के बाद जैसे आप ब्रेकिंग स्ट्रेस से ऊपर निकलोगे और वो रस्सी क्या कर जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। तो हर मटेरियल का अपना एक ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है। सही है क्या? ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? अगर आपने उस स्ट्रेस उससे ज्यादा किया तो वो मटेरियल क्या कर जाएगा? टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इसका कितना दिया आपको? 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फुल स्टॉप लिखे। If the density of the material of the wire is, if the density of the material of the wire is 3 multiply 10 की पावर 3, 3 multiply 10 की पावर 3 kg per meter cube, 3 multiply 10 की पावर 3 kg per meter cube, comma, then find the length of the wire, then find the length of the wire which will break, then find the length of the wire which will break under its own weight, which will break under its own weight when suspended vertically, when suspended vertically। सही है? तो क्या है कहानी? कहानी यह है कि एक वायर को आपको हैंग करना है वर्टिकली। देखो, तो ये वायर है और आपने इसे हैंग कर दिया वर्टिकली। तो बेटा अब आपको ना इसका मास मानना है, तभी तो ये अपने वेट के कारण टूटेगी। अगर इसके पास मास ही नहीं होगा तो वेट का है? यहां तो कोई ब्लॉक तो लगाया नहीं हमने, तो सही है क्या? अच्छा, इसकी डेंसिटी कितनी दी है? रो। इसकी लेंथ कितनी दी है? कुछ दी है क्या लेंथ? नहीं दी है। आप मान लीजिए एल है, एल नॉट मान लीजिए, आप एल नॉट मान लीजिए। यंग्स मॉडुलस कितना दिया है? नहीं दिया है, तो आप वाई की बोल दीजिए एक बार के लिए। और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दिया है? नहीं दिया है, तो आप इसको ए बोल दीजिए एक बार के लिए, खुद से मान लीजिए। सही है? तो मुझे बताओ यहां टेंशन कितना होगा? क्या यहां से रस्सी टूटेगी? क्या रस्सी टूटेगी कहां से? मुझे बताओ। अगर टूटने की बारी आएगी तो सबसे पहले कहां टूटेगी? यहां, 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 यहां। कहां से टूटेगी? ऊपर से टूटेगी। क्यों? क्योंकि यहां टेंशन टॉप पर सबसे ज्यादा होगा। टेंशन एट टॉप जो होगा ना बेटा, टेंशन एट टॉप, वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि यहां का जो टेंशन है ना, वो इस पूरे मास को बैलेंस कर रहा है, पूरे एमजी को बैलेंस कर रहा है। और यहां जो टेंशन होगा ना, यहां टेंशन बॉटम पे, वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां वाले टेंशन को कुछ हैंग ही नहीं करना ऊपर। सही है क्या? तो यहां जो टेंशन होगा, अगर वो ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम रहे तो ये रस्सी नहीं टूटेगी। कंसेप्ट समझ में आया क्वेश्चन करने का? करिए। मास को लिखना आता है बेटा आपको? रो इनटू वॉल्यूम। आंसर किस किस के टर्म्स में आएगा ये बोल देता हूं मैं आपको। आंसर आएगा जो गिवन है उसी के टर्म्स में आएगा, मतलब परफेक्ट वैल्यू आएगी, आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो मुझे एल मैक्सिमम निकालना है बेटा, कितना हो? क्या निकालना है? एल मैक्सिमम कितना हो कि ये जस्ट बच जाए टूटने से। तो बेटा क्या लगाए बताओ? टेंशन एट टॉप अपॉन एरिया, ये हो गया स्ट्रेस एट टॉप। बोलो, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू ब्रेकिंग स्ट्रेस। सही है क्या कंडीशन? बताओ। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर स्ट्रेस है, अगर वो ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम रहा तो किसी और पॉइंट पर तो रहेगा ही। सही है? बस ये कंडीशन लगा देते हैं बेटा। टेंशन एट टॉप कितना होगा? बोलो, टोटल एम इंटू जी, क्योंकि टोटल एम जी को बैलेंस करना है ना ये।
अपॉन एरिया शुड बी लेस देन ब्रेकिंग स्ट्रेस, हमें वैल्यू पता है। तो बताओ बेटा एम टोटल कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू एल। सिलेंडर बन गया ना बेटा ये वायर, वायर इज ए सिलेंडर। वायर क्या होती है, सिलेंडर होती है, पतला सिलेंडर। सिलेंडर का एरिया कैसे लिखते हैं अपन, सॉरी ये वॉल्यूम कैसे लिखते हैं अपन, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों बोलते थे पाई आर स्क्वायर एच बेटा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है एरिया और एच क्या है इसकी लेंथ। तो एरिया इंटू हाइट, हाइट है बेटा हमारी एल मैक्स है ना, जो हमें निकालना है, इंटू जी अपॉन एरिया। देखो आपने एरिया माना था, ये कट गया बेटा। तो बताओ एल मैक्स, अपने आप विद साइन आएंगी चीजें, बी एस बाय रो जी। तो एल कम होना चाहिए इस रेशो से। कितना है वैल्यू ये बोलने के बाद, कितना है? अरे बेटा इसकी वैल्यू बोलो ना, बस 10⁻6। रो कितना है अपने पास, और जी होता है हमारे पास 10। कितना हो गया ये 10⁴, 10⁻6 तो कितना हो गया ऊपर 10⁻2, मतलब 100, 100/3 मतलब 33.3 मीटर। लेंथ आपकी इसके बराबर या इससे कम रहनी चाहिए, तो ये एल मैक्स हो गया। समझ में आया ना, अगर आपने 34 मीटर कर दी ना तो टूट जाएगी। एल मैक्स कितना हो जाएगा, 33.3 मीटर। आई क्या बेटा बात समझ में, क्या आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस समझ में आया क्या होता है? तो अगर हमें किसी मटेरियल को नहीं तोड़ना है ना बेटा, तो आप स्ट्रेस मत बढ़ने दो उसके ऊपर। स्ट्रेस ना बढ़े इसके क्या कारण, इसको कैसे करा जाए, एरिया बढ़ा दो, फोर्स कम कर दो। अगर फोर्स कम नहीं कर पा रहे हो तो एरिया बढ़ा दो, मोटी रस्सी लो, सही है ना, तो वही मटेरियल टिक जाएगा आपका। अगर आपने वही मटेरियल पतला ले लिया तो क्या होगा, टूट जाएगा। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला स्पेसिफिक जिसमें अपन ये क्वेश्चन बोला है, इसमें एरिया पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो चाहे आप मोटी रस्सी लो चाहे पतली रस्सी लो, एलमैक्स वही आने वाला है, डिपेंड कर रहा है रो के ऊपर, सही है ना। और इन जनरल अगर आपको स्ट्रेस कम रखना है तो आप एरिया को बढ़ाएं। चलो भाई, अब देखो बेटा, आप देखते होगे जो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स वो एक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते होगे आप, ये एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, इनके जो बीच की दूरी है ना वो उतनी ही रहना चाहती है जितनी की वो है, बोलो यार। और यही बेसिक कारण है कि जैसे ही आप उसकी शेप को बदलते हो तो वो वापस से उसी शेप को लेना चाहती है। तो आप ये मान सकते हो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। ऐसा समझो जो तुमने स्ट्रक्चर पढ़ा है ना मॉलिक्यूल्स का, उन सब के बीच में क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। जैसा 11th की एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग। तो वो जो स्प्रिंग है उसी के कारण तो इसके अंदर इलास्टिसिटी आ रही है। तो बोला जाए कि ये भाई ये स्प्रिंग की वैल्यू, ये जो स्प्रिंग है इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, तो बेटा इसकी वैल्यू हमें याद रटनी है एक तरीके से, ये होती है y इंटू आर नॉट। व्हाट इज आर नॉट, इन दोनों के बीच की दूरी, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। आर नॉट क्या होता है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो ये आपको एक फॉर्मूला है जो कि रटना है कि अगर स्प्रिंग मान लिया जाए दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, y इंटू आर नॉट। आर नॉट क्या माना जाएगा, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। देखो ना यार, अगर आप स्प्रिंग को पिचकाओगे तो ये ऐसा होना चाहेगा, अगर आप इसको ऐसे खींचोगे तो भी ये ऐसा होना चाहेगा, सही है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है एज इट इज। मैं इस पे आपको क्वेश्चन भी करा देता हूं, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है इसका, सीधा फॉर्मूला है, याद करना है आपको। लिखें क्वेश्चन, इफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ आयरन इज, if Young's modulus of iron is 2 multiplied 10 की पावर 11, 2 multiplied 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन इज 2 multiplied 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and the interatomic spacing between two molecules is 3 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम समझते हो क्या आप? -10. 3 एंगस्ट्रॉम. फाइंड द interatomic force constant. Find the interatomic force constant. कितना हो जाएगा यार? कर दो यार, तुम भी मतलब मजे ले रहे हो पूरे. हैं? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर. कितना आ रहा है? 60 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा. यूनिट वही रहेगी के की, है ना, फोर्स कांस्टेंट की जो होती है. अब ध्यान से सुनो. नेक्स्ट है, देखो यहां जो स्ट्रेस था ना बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म था. नॉन यूनिफॉर्म क्यों था बताओ? क्योंकि हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग था. एरिया क्रॉस सेक्शन तो सेम था पर टेंशन क्या था? अलग अलग था. तो हम अब इसी के बारे में बात करने लग रहे हैं अलग से. टॉपिक क्या हमारा बताओ? नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस. ऐसा कब होगा बताओ? ऐसा कब होगा? यूनिफॉर्म कब होता है और नॉन यूनिफॉर्म कब होता है? बताइए बेटा. ना 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 ना, आप बोलोगे जब मासलेस रोप होती है ना, मासलेस रोप, तो टेंशन सेम रहता है. पर अगर रोप विद मास होगी तो ये आएगा कंडीशन. ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं किस में पढ़ रहे हैं अपन ये? रोप विद मास. बेटा इसको ध्यान से समझना और फिर अपन इसका थोड़ा शॉर्टकट बना लेंगे. ठीक है, देखो भाई, ये आपके पास कोई अपनी सीलिंग है और यहां से आपने एक रोप को ऐसा ले रखा है. और बेटा ये जो रोप है ना, इसका मास m है और लेंथ l है इसकी. सही है. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है इलोंगेशन एट डिस्टेंस x. क्या निकालना है आपको? पहला निकालना है बेटा इलोंगेशन. कितना खिंचाव आ जाएगा किसमें? इलोंगेशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम बॉटम. मुझे बताओ क्या हर जगह अलग अलग खिंचाव आएगा? सबसे कम खिंचाव कहां आएगा? सबसे नीचे. सबसे ज्यादा खिंचाव कहां आएगा? सबसे ऊपर. और टोटल खिंचाव कितना आएगा? ये बाहर क्यों घूम रही भाई? है? इसको गए कितनी देर हो गई? अभी गई है क्या? अच्छा अभी गई है क्या? ठीक है. तो बेटा मुझे बता सबसे ज्यादा. अब दूसरा क्या निकालना है आपको? दूसरा निकालना है टोटल इलोंगेशन. क्या निकालना है? टोटल इलोंगेशन. बोलो यार. अब तुम बोलोगे सर इससे निकाल लो ना. इससे निकालो. क्यों नहीं निकाल सकते बेटा इस फॉर्मूले से? बोलो. क्योंकि ये जो फोर्स है ना ये वेरिएबल है. सही है. तो टोटल इलोंगेशन भी हमें निकालना है. और सर फिर हम एक शॉर्टकट देख लेंगे जिससे हमें इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी और पहली बार तो करनी पड़ेगी. ठीक है, तो देखते हैं एक बार क्या करना है. तो बेटा x दूरी यहां से लेनी है और यहां पर आपको एक एलिमेंट लेना है. एक छोटी सी लेंथ लेनी है जिसकी वैल्यू है dx. कितनी लेंथ है इसकी? और dx में dy का बदलाव आएगा. समझ रहे हो खतरनाक चीज? dx लेंथ तुमने मानी है और उसमें भी कितना बदलाव आ गया? dy का. तो बताओ यहां पर टेंशन कितना होगा? टेंशन एट दिस पॉइंट कितना होगा सर? सर यहां टेंशन होगा इतने mg का. ये कितना mg है? पहले मास पर यूनिट लेंथ निकाल लो, फिर इतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इंटू जी कर दो. बोलो भाई सही है क्या? अच्छा सर टेंशन आ गया. अपॉन एरिया कितना होगा सर? एरिया तो सर ए ही है. ये आ गया बेटा यहाँ का स्ट्रेस. तो वो फॉर्मूला वैसे लगा लेते हैं अपन. एरिया हटाओ यहां से, यहीं से निकाल लो. तो बताओ क्या लिखोगे? टेंशन कितना आ गया? m/l xg y एरिया. बेटा लेंथ कितनी थी इसकी? इसकी लेंथ थी dx. इसकी लेंथ है dx और इसमें बदलाव कितना आया? dy.
तो सोचो ये खिंच के टोटल लेंथ कितनी होगी dx प्लस dy। समझे क्या बेटा? मैंने इसको छोटी सी लेंथ को क्यों लिया है? क्योंकि अगर मैं बड़ी लेंथ ले लूंगा तो उसके लेंथ के क्रॉस टेंशन बदल जाएगा, क्योंकि टेंशन हर पॉइंट पे बदल रहा है। तो मुझे छोटी सी लेंथ के लिए मैं टेंशन को कांस्टेंट मान सकता हूं, सही है क्या? पर ये छोटी सी लेंथ भी उतनी नहीं रहेगी, टेंशन के कारण इसकी भी लेंथ बढ़ेगी। बढ़ेगी कितनी? dy बढ़ेगी। समझे क्या? तो मैंने क्या निकालना था बेटा? एलोंगेशन एट डिस्टेंस x, तो वो है dy। कितना आ गया बोलो, जल्दी बोलो। dy कितना आ गया? dy आ गया, यहां से इधर उधर ले जाओ यार। y a dx, सही है क्या? अब सेकंड पार्ट क्या पूछा मुझसे? टोटल एलोंगेशन। टोटल एलोंगेशन के लिए क्या करूं मैं? इंटीग्रेशन dy। टोटल एलोंगेशन के लिए क्या करूं? दैट विल बी इंटीग्रेशन dy। सब टुकड़ों में जितना जितना एलोंगेशन आ रहा है वो सारा जुड़ जाएगा तो टोटल एलोंगेशन आ जाएगा। सही है? कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दूंगा इसको? x की लिमिट लगानी है, कहां से लगाऊंगा बेटा? 0 से लेकर के कैपिटल L तक। चलो करो भाई। इंटीग्रेशन dy RHS में क्या आएगा? इंटीग्रेशन m बाय l a y, ये सब कांस्टेंट है। g x dx कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दूं? 0 से लेकर के कैपिटल L तक। x की लिमिट लगा दी 0 से कैपिटल L, तो बेटा टोटल y कितना आ जाएगा? डेल्टा y बोल देता हूं इसे। कितना आ जाएगा बोलो, जल्दी बोलो। mg अपॉन l a y। x का क्या होता है? x स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो जाएगा ये? l स्क्वायर बाय 2। 0 का तो 0 ही हो जाएगी लिमिट। l कट गया, कितना आ गया? अब देखो मैं थोड़ा तरीके से लिख रहा हूं बेटा। mg बाय 2 l अपॉन ए वाई। मुझे बताओ अगर ये नॉर्मल सिनेरी होता तो बेटा यहां पर सिर्फ आता mg, पर यहां आया mg बाय 2। तो मैंने बोला क्या करना है तुम्हें? अगर टेंशन, अकेला टेंशन लिखना है। टेंशन क्या कर रहा है बेटा? वेरी, पर लीनियरली वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली वेरी कर रहा है, ऐसे स्क्वायर क्यूब में नहीं कर रहा, लीनियरली वेरी कर रहा है। मास लीनियरली बढ़ रहा है, टेंशन लीनियरली बढ़ रहा है। तो आप टेंशन को अगर एक वैल्यू लेना चाहते हो तो आप टी एवरेज ले लीजिए। एंड टी एवरेज क्या होता है बेटा? टी मिनिमम प्लस टी मैक्सिमम बाय 2। तो आप बिना डेरिवेशन के आंसर निकाल पाएंगे। टेंशन मिनिमम कितना है? सबसे नीचे कितना? 0। टेंशन मैक्सिमम कितना है? सबसे ऊपर mg बाय 2। तो मैं आपसे पूछता सीधा फॉर्मूला लगा दो, तो f की जगह क्या लिख दोगे बेटा? mg बाय 2, y a बाय l और डेल्टा l। देखो यहां से भी वही आ गया, mg l बाय 2a बाय। सही है ना? तो आपको बिना इंटीग्रेशन के आंसर निकल जाएगा। आपको बस क्या ले लेना है बेटा? टी एवरेज। अब एक चीज का ध्यान रखना, लेटस से ये रोप है, भारी रोप है बेटा, और इसमें नीचे भी एक ब्लॉक लगा रखा है मैंने। मान लो ये कैपिटल एम है, ये भी कैपिटल एम एल है। अब बताओ अब टेंशन कितना लोगे? अब यहां जो टेंशन मिनिमम आएगा ना वो कितना आएगा? mg। और टेंशन मैक्सिमम कितना आएगा बेटा? m प्लस m, हाँ 2mg, और फिर डिवाइड बाय 2। अब कितना हो गया? 3mg बाय 2। तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो। आई के बात समझ में? तो हमने डेरिवेशन से निकाला, पर उसके बाद हमने क्या बना दिया? इसका शॉर्ट तरीका बना दिया कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, सीधा वो वाला फॉर्मूला लगा दो, अकेले फोर्स वाला, अकेले टेंशन वाला। पर टेंशन कौन सा लेना? एवरेज, दैट इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2। और ये भी मन से निकाल देना कि मिनिमम हमेशा 0 ही होता है, मिनिमम ये भी हो सकता है। सही है? देख लो। चलो बेटा अब इसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा अपना बस, दैट इज एनर्जी। लिख लिया है ना? छोटा चैप्टर, 2 क्लासेस का चैप्टर है।
देखे, लिख लिया। लास्ट टॉपिक है बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सर ये पोटेंशियल एनर्जी यहां क्यों आ गई, बता सकता है बेटा कोई? मुझे बताओ, कोई रॉड को आपने खींचा है, कोई रस्सी को आपने खींचा है और उसमें इलास्टिसिटी है, तो क्या वो अपनी शेप को रिगेन कर रही है? तो इसका मतलब उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी जिसकी मदद से वो वापस गई। जैसे अपन स्प्रिंग को खींचते थे यार, स्प्रिंग को खींचते थे तो स्प्रिंग वापस क्यों जाता था? क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर होती थी। आ रही बात समझ में? और यहां पर हमने रॉड को क्या मान रखा है बेटा? स्प्रिंग ही मान रखा है। तो आप समझ गए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? यंग्स मॉड्यूलस। बार बार लेंथ की बातें हो रही है बार बार। तो बेटा आप मुझे बताओ वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, उसी से एनालॉजी बना लेते। अरे नहीं एम जी, हाफ के एक्स स्क्वायर, वो तो ग्रेविटेशन थी ना। ठीक है, तो बेटा अब मुझे बताओ यहां के क्या है? यहां का के क्या है रॉड के लिए? वाई ए बाय एल, सबको याद हो जाना चाहिए अब तक। और बेटा ये क्या है? एक्स क्या है हमारे लिए? डेल्टा एल का स्क्वायर। बोलो भाई। अब देखना इसके अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशन करते हैं अच्छा बनाने के लिए इसको। वाई ए बाय एल, अब एक काम करो बेटा, एक एल से नीचे और मल्टीप्लाई कर दो और एक एल से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा कर सकते हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग, एक नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, एक एल नीचे ले लिया और एक एल ऊपर ले लिया, सही है। और ये डेल्टा एल का स्क्वायर है। आप मुझे बताओ बेटा ए इंटू एल क्या वॉल्यूम हो जाएगा? वॉल्यूम, वही सिलेंडर का वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा यू। अब मैं क्या करता हूं, इसे वॉल्यूम लिखता हूं और इस वॉल्यूम को यू के नीचे डाल देता हूं। तो ये क्या कहलाएगी बताओ? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, सही है। और ये कितना हो जाएगा बताओ? हाफ वाई। मुझे बताओ बेटा डेल्टा एल बाय एल क्या होता है? स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन। तो ये तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया ना, ये एल स्क्वायर हो गया। डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर कितना हो गया? स्ट्रेन का स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये बन गया। बोलो यार। अब बेटा वाई को क्या ले सकते हो आप? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये इसका पहला रूप। दूसरा रूप बताओ, y को जैसे आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखोगे एक स्ट्रेन कट जाएगा, क्या बचेगा? स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। आप तो ये फॉर्मूला याद कर लो बेटा, नंबर 2 वाला, इससे सारे रूप बन जाएंगे इसके। अब क्या कर दो आप, अब आप स्ट्रेन की जगह क्या ले सकते हो? सर y होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो मैं स्ट्रेन की जगह क्या ले सकता हूं बताओ? स्ट्रेन की जगह मैं ले सकता हूं स्ट्रेस अपॉन y। तो लिख दो बेटा यहां पर, तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा हाफ स्ट्रेस ऑलरेडी है, स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा, आप दिमाग खराब एकदम, अपॉन y। तो बताओ, अरे देखो दिमाग खराब, देखो। तो बताओ आप कौन सा याद करो बेटा फॉर्मूला? दूसरे नंबर वाला, उससे दोनों बन जाएंगे, सही है ना। आप इससे इधर भी जा सकते हो, आप इससे इधर भी जा सकते हो। ऐसे याद कर लो, अगर स्ट्रेन का स्क्वायर है तो ऊपर y है और स्ट्रेस का स्क्वायर है तो नीचे y है, सही है ना। और ये है किसकी वैल्यू? ये वैल्यू है एनर्जी की, नहीं है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। अगर आपको एनर्जी निकालनी हो तो इनटू वॉल्यूम करो, अगर एनर्जी निकालनी हो तो क्या करोगे? इनटू वॉल्यूम करोगे, इनटू वॉल्यूम, सब में इनटू वॉल्यूम। चलो लिख लो। तो हमने हाफ के एक्स स्क्वायर को ही यूज कर लिया, जो वहां डिराइव किया था उसको डायरेक्टली यहां यूज कर लिया, बिकॉज वी नो, क्योंकि हम स्प्रिंग और रॉड को सिमिलर मान रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ कॉमा सेम एक्सटेंशन कॉमा सेम एक्सटेंशन एंड डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 and A2 and different area of cross section A1 and A2. First part, find ratio of forces
मतलब F1 बाय F2 आपको बताना है। दूसरा, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, एक चीज और गिवन है बेटा, सेम मटेरियल भी लिख लेना कहीं पर आप, जहां पे आपने सेम सेम करा है ना सारा, वहां सेम मटेरियल भी लिख लेना। व्हाट डू यू मीन बाय सेम मटेरियल? क्या सेम होगा? डेंसिटी सेम होगी, वो तो यूज भी नहीं आ रही। और क्या सेम होगा? नहीं, मास थोड़ा सेम होगा। क्या सेम होगा? अगर आपको इस चैप्टर में सेम मटेरियल बोल दिया जाए तो क्या चीजें बराबर लेनी है आपको? बताओ यार, अलग अलग हो सकता है यार। हाँ, यंग्स मॉड्यूलस आपको सेम लेना है। मटेरियल अगर सेम है तो वाई नहीं बदलेगा बेटा। स्टील का जो वाई है वो स्टील का रहेगा, चाहे आप बड़ा स्टील लो चाहे छोटा स्टील लो। सही है, सेम मटेरियल मतलब सेम वाई। करिए अब आप, ठीक है। बताओ F1 बाय F2 बोलना बेटा। KX होता है ना, F1 बाय F2, इसका K कितना होगा बताओ? Y A1 बाय L डेल्टा L। अच्छा, इसका Y भी Y ले लूं, एरिया A2 ले लूं, लेंथ L ले लूं, और डेल्टा L भी डेल्टा L ले लूं। क्या दोनों की लेंथ सेम दी है क्या? डेल्टा L भी सेम दिया है, तो इसलिए तो सब सेम सेम लिया बेटा, कट जाएंगे। मटेरियल सेम, Y कट गया, LL कट गया। क्या आ गया आंसर? A1 बाय A2। कितने लोग आया बताओ? सही है, सही है, सही है, क्या बात। अच्छा, तुम्हें एक बात याद आ रही बेटा, F इज इक्वल टू KX होता है। इसी फॉर्मूले को थोड़ी स्टाइल मार के लिखूं क्या? K की जगह F बाय X लिख दूं यार, उससे भी आएगा, इन फॉर्मूले से भी आएगा, पर मैंने बोला यार यही बढ़िया है ना। नहीं, Fx बाय 2, तो U1 बाय U2 बोलो बेटा। XX तो कट जाएंगे, हाफ भी कट जाएंगे, बचेगा क्या? F1 बाय F2, और F1 बाय F2 कितना निकाला मैंने? A1 बाय A2। खत्म हो गई कहानी। सही है ना, क्योंकि मुझे F का रेशियो पता था और X सेम है, इलॉन्गेशन सेम है दोनों। सही है क्या? That's it.